देखिए, मेरा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो उसका विश्लेषण तो पार्टी करेगी, उसका मैं अपने आप को नंबर नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने पूरी ताकत से काम किया था और 2000 मैं लंबे समय तक, मतलब मेरे ख्याल से सबसे लॉन्ग टर्म प्रदेश अध्यक्ष रहने वाला मैं एक कार्यकर्ता था। क्योंकि मैं 10 में बना था तो 15 तक था, मतलब 5 साल से ज़्यादा समय तक मैं पूरा लगभग 16 आते आते तक था मैं अध्यक्ष। तो मैंने काफ़ी सेक्टर्स में और एक नया स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की थी। जैसे आपको हमको देश का सिरमौर राज्य बनाना है तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो जो हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने उसमें रखी थी और उस पर अभियान चलाने की कोशिश की थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्लड की आवश्यकता होती है लोगों को, और गांव के लोग जब रक्त की आवश्यकता को लेकर आते हैं तो शहर में वो भटकते रहते हैं, क्योंकि गांव में टेस्ट कराने की सुविधा नहीं रहती है। तो फिर वो गांव जाते हैं, वहाँ से किसी को लेके आते हैं, तब ब्लड टेस्ट होता है और उतने खर्चा करने के बाद उनको पता चलता है कि इनका ग्रुप जो मैच होना चाहिए वो नहीं। तो एक छोटी सी बात थी, तो मैंने ग्रामीण ब्लड डायरेक्टरी का एक अभियान शुरू किया था युवा मोर्चा, जो बहुत जिसकी आवश्यकता आज भी है कि हर गांव में गांव की ब्लड डायरेक्टरी होनी चाहिए, ताकि गांव के ज़रूरतमंद को पता रहे कि फलाने व्यक्ति का ग्रुप ये है, ताकि शहर में जब भी आवश्यकता पड़े तो अपने गांव के उस सहयोगी को जो उसका परिचित है उसको लेकर आके डोनेट कराए। बहुत अच्छा। तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। उसमें आपको एक उस समय ही हमने कल्पना की थी कि हमारा स्किल डेवलपमेंट का हर पंचायत स्तर पर सेंटर्स होना चाहिए, कि स्किल डेवलपमेंट जो है, स्किल होना चाहिए सबके अंदर। तो या तो रेडियो बनाने का, टीवी बनाने का, मोबाइल बनाने का, या सिलाई का, या हॉर्टिकल्चर का, इस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो हमको गांव-गांव में जाकर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। तो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को, ताकि उनके हाथ में कौशल। आपके संघर्षों को तो खैर पार्टी तो जाहिर सी बात है नज़र रखती ही है और वो आपके बारे में जानती ही है। मैंने सुना है सर, आपने बहुत ही धरातल पर जाकर के काम किया है। मतलब ऐसे नहीं, एक तो राजघराने से का वो एटीट्यूड नहीं था कि मैं कैसे वो निचले स्तर के लोगों के घर में जाऊं, उनसे मिलूं, उनके यहाँ रहूं, ठहरूं, वहाँ का खाना खाऊं, ये सब भी किए हैं सर। देखिए, मैंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में सिर्फ पद के लिए नहीं हूँ, मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि मेरे को कुछ करना है। तो मैं नीचे विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा का जो मेरा कार्यकाल था उसमें मैंने खूब प्रवास किया, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे संगठन मंत्री रहते थे, प्रचारक रहते थे संघ के, वो एक ही बात बोलते थे कि हर कार्यकर्ता, यदि सफल कार्यकर्ता जो वही है जिसके मुंह में शक्कर है और पैर में जिसके चक्कर है और माथे में जिसके बर्फ़ है और सीने में आग हो, वो ही असली कार्यकर्ता है। पैर में चक्कर मतलब जो प्रवास करने वाला, घूमने फिरने वाला, और मुंह में शक्कर मतलब अच्छी बात, मीठी बात करने वाला, फालतू एग्रेसिव, फालतू इस तरीके की बातें ना करने वाला, और माथे में बर्फ़ मतलब पेशेंस रखने वाला चाहिए, धैर्य बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में, और सीने में आग मतलब सीने में कुछ ना कुछ संकल्प की ज्वाला जलती होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जो सिखाई थी उसका पालन मैंने किया। और मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में मैंने दोनों विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा में यदि मैं जोड़ लूं तो लगभग जो ब्लॉक हैं उसमें 70% जो ब्लॉक होंगे, चाहे बस्तर से लेके जशपुर तक, वो मैंने 70% ब्लॉकों में रात बिताई है, और वहाँ रुक कर कार्यकर्ताओं के घर में रुक कर, कहीं और रुक कर प्रवास किया है, वहाँ कार्यकर्ताओं से बैठक, मिलना जुलना। तो लगभग मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं 70% ब्लॉकों में, जिलों में नहीं बोलूँगा मैं, 70% विकास खंडों में सर मैंने रात बिताने का काम किया। कितनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं। मुझे अभी भी याद है मोदी जी का स्टेटमेंट था कि वो देश के 80% डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने भी रात गुजारी है। तो वो 80% डिस्ट्रिक्ट में रात गुजारने के बाद प्रधानमंत्री बन गए। आप 70% ब्लॉकों में रहे सर, भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए, ये तो भविष्य तो कोई जानता नहीं है, और भविष्य मैं वक्ता हूँ भी नहीं।
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पद समय, परिस्थिति और भाग्य के आधार पर मिलता है और कर्म अपना रहता है। तो कर्म यदि करते रहिएगा, चरैवेति चलता रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी में तो चाय वाला भी पीएम बन जाता है। तो यहाँ तो बहुत अवसर है और मुझे पार्टी ने अवसर दिया है। तो अच्छा कोई समय रहेगा, कोई ऐसा आएगा तो कोई कहीं भी पहुँच सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारी शुभकामनाएं है सर कि आपको बड़ी कामयाबी मिले। अब थोड़ा सा मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं सर। 2003 के बाद बीजेपी विधानसभा अंबिकापुर में नहीं आई है। 2003 में कमल भांजी बने थे विधायक। उसके बाद कहीं ना कहीं वो ग्राफ भी, वोट बैंक का ग्राफ गिरा हुआ है बीजेपी का अंबिकापुर में, और लगातार 3 पंचवर्षीय गुजर गया, यहाँ हार हुई है। क्या कारण मानते हैं सर, और क्या ये माना जाए कि जब तक बाबा यहाँ रहेंगे बीजेपी का जीतना मुश्किल है? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि टी.एस. सिंहदेव जी के रहते बीजेपी का जीतना मुश्किल है। ये तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। लेकिन एक बात 2003 और 8 के बाद मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। 8 में सरगुजा का जो परिसीमन था, उस परिसीमन में के कारण से कहीं ना कहीं हमको जो हमारा एक वोट बैंक था या वोट जिस क्षेत्र में हमको प्राप्त होता था, उस भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नता आई। और जैसे जो क्षेत्र हमारे बहुत पक्ष में नहीं थे, वो क्षेत्र अलग अलग जगह पर बड़े मास स्केल पे जुड़ गए। तो आप देखेंगे कि पूरे सरगुजा में डिस्टर्बेंस उसके बाद ही शुरू हुई ज़्यादा। तो यहाँ जो परिसीमन किया गया वो एक हमारे लिए चैलेंज है, ये मैं मानता हूँ। और उस परिसीमन को गलत ढंग से किया गया है, ये भी एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर आने वाले परिसीमन में मैं खुद उस पर लड़ाई लड़ूंगा कि उस परिसीमन को ठीक किया जाना चाहिए। और देखिए, एक बात बहुत मैं उससे कहना चाहूँगा कि देखिए, राजनीति में सब प्रकार की चीज़ें चलती हैं। सरगुजा में भ्रम का वातावरण निर्मित करने का काम कांग्रेस ने किया है और उसका नुकसान बीजेपी को कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। और उस भ्रम के कारण से और कई जगह पर थोड़ा जो एक वोट बैंक जो माइनॉरिटी को लेकर है, उस पर भी कांग्रेस का एक फोकस रहा है। तो एक कन्वर्शन का भी नुकसान बीजेपी को समय समय पर होता है सरगुजा के अंदर, कि जो धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई आदिवासी समाज के बीच में और अन्य समाज के बीच में, उसका नुकसान स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी को होता है। क्योंकि मुखरता के साथ धर्मांतरण का विरोध बीजेपी करती है, धर्म के विरोधी नहीं है हम। हर पूजा पद्धति का सम्मान करती है भाजपा, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो या ईसाई समाज का, किसी भी समाज का हो। लेकिन धर्मांतरण के पक्ष विरोध में भी भारतीय जनता पार्टी खुलेआम है। लेकिन सर, देश में जो छवि है बीजेपी का, वो हिंदूवादी को लोगों के मन में कहीं ना कहीं है कि हिंदूवादी विचारधारा की बीजेपी पार्टी है। देखिए, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखना ये भारत की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। यदि भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रहेगी तो देश की एकता पर खतरा मंडरा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कहता है। यदि आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान भी भारत के हिंदू कुश, मतलब भारत के परिधि में था, हिंदुस्तान में था अफ़गानिस्तान भी। अफ़गानिस्तान आज भारत से क्यों अलग हो गया? जो अनेकों देश, म्यांमार से लेके ये बर्मा, श्रीलंका से लेके ये सारे देश अलग क्यों हो गए? पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ? तो धार्मिक आधार पर हुआ पाकिस्तान का बंटवारा। उसके बाद बांग्लादेश बन गया, उसके बाद हम टुकड़े होते गए। कश्मीर अलग होने के लिए बेताब था। तो ये क्यों हो रहा था? सिर्फ धार्मिक आधार पर हो रहा था। तो आप ये सही मानते हैं? तो यदि धार्मिक आधार पर, मतलब ये जो कट्टरवाद था उसके आधार पर हो रहा था। तो जब तक हिंदू संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रहेगी, जब तक मजबूत नहीं रहेगी, तब तक तो इस प्रकार के उन्मादी तत्व जो है अपना सिर उठाएंगे ही। तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि हिंदूवादी विचारधारा को मजबूत होने की आवश्यकता है यदि इस देश की रक्षा करना है। तो आप भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से कट्टरपंथ के विरोध में है, किसी भी धर्मांतरण के विरोध में है।
और कोई भी पूजा पद्धति हो उसका बीजेपी सम्मान करती है, लेकिन किसी भी मजहब को देश से ऊपर नहीं रखा जा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। 2018 15 सालों का सरकार रहा और 2018 में आपकी हार हुई। अब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। 15 सालों का राज्य सत्ता के बाद 2018 में हार हो जाती है। अगर अनुराग सिंह देव जी से इसका कारण पूछा जाए तो आज पूरे एनालिसिस के बाद क्या लगता है? देखिए, मैं इसमें राजनीति में चूँकि हार जीत होती रहती है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हारना जीतना एक लगा रहता है। इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार जाती हैं, अटल जी भी चुनाव हार जाते हैं, ये भी उदाहरण है देश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि कोई जीतेगा ही। या मैं मानता हूँ कि देखिए, छत्तीसगढ़ जो एरिया था ये वास्तव में कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत थी पहले। और मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेस की सरकारें बना करती थी मध्य प्रदेश के ज़माना में, तो उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहता था। छत्तीसगढ़ से इतने एमएलए चले जाते थे कांग्रेस के कि वहाँ अपने आप उनकी सरकार बन जाती थी। तो ये जो गढ़ था कांग्रेस का, इसको बीजेपी ने 15 साल आके तोड़ा। तो कहीं ना कहीं वो जो गढ़ को 15 साल में हमने तोड़ा था, तो एक बार लोगों के मन में ज़रूर ये था कि भाई बहुत दिन से कांग्रेस सरकार में नहीं, एक बार फिर से उनको ट्राई करना चाहिए वो कैसा काम करते हैं। तो उनके घोषणा पत्र के आधार पर, और ये लगा कि 15 साल बहुत लंबा समय हो गया बीजेपी को, तो एक चेंज भी करना चाहिए। तो ऐसे बिंदुओं के आधार पर जनता ने फैसला लिया। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि 3 साल के बाद जनता को दूध का दूध और पानी का पानी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, जैसे अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं जनता के मूड था कि भाई कांग्रेस को एक बार मौका देना चाहिए। कहा ये भी जाता है सर कि आप लोगों का भी ये रहता है कि सपने दिखाए गए कांग्रेस की तरफ से 2018 के इलेक्शन में, बड़े बड़े ऐसे ऐसे सपने जिसके उस सपने के झांसे में कहीं ना कहीं जनता आ गई। सर, 15 सालों में आपने किया वो तो ठीक था, 15 सालों के बाद आप क्या करना चाहते थे ये भी तो नहीं बता पाए। मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें ये आपने बहुत बड़ी बात कही, जी बहुत अच्छी बात भी कही कि वास्तव में हम क्या करना चाहते थे ये हम जनता को नहीं पहुंचा पाए, घोषणा पत्र में कहीं नज़र नहीं आया। और लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। देखिए, हम जो कर रहे थे वो धरातल पर दिखाई देता था। यदि हमने 2003 के बाद छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाया तो वो हमारे सरकारों के कारण ही परिवर्तन आया और वो धरातल पर दिखा। आज आपको कोई महुआ उबाल के खाने पर मजबूर नहीं दिखेगा, कोई आपको कनकी खाने पर मजबूर नहीं दिखेगा, कोई आज आपको वनोपज को बदल कर नमक लेता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये विडंबना थी कि 100, 200, 500 रुपये किलो चिरौंजी को जो टोरा नमक होता था, जो नमक के गोटियां होती थी, उससे बदला जाता था। तो आज नहीं दिखाई देगा आपको। अटल जी के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के कारण जहां रोड कभी कल्पना भी नहीं करते थे लोग, कहते थे कि रोड जो काली सड़क है ये सिर्फ मेन रोड में बना करती है, ये गांव तक नहीं जाया करती है, ये धारणा थी और इससे सेटिस्फाइड भी थे लोग। तो वो सड़कें आज गांव तक पहुंची हैं, सर्व शिक्षा में गांव तक स्कूल पहुंचे हैं, अस्पताल पहुंचे हैं। तो जो डेवलपमेंट का काम में जो हमने किया है वो तो धरातल पर दिखाई दे रहा था। तो 18 के बाद भी जो हम करते वो निश्चित रूप से धरातल पर दिखाई देता। और कांग्रेस घोषणा करने के बाद भी जो नहीं कर रही है या जो कर रही है वो भी आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप सिर्फ 15 सालों को ही गाते रह गए 2018 में। आपने ये मानते हैं सर कि सिर्फ वही उपलब्धियों को गिनाने में रह गए, कोई नए सपने, कोई नई सोच या छत्तीसगढ़ में कोई नया परिवर्तन लाने की बात आपने नहीं कही? देखिए, हम छत्तीसगढ़ को डिजिटल युग में ले जाना चाहते थे। उसकी तैयारी हमने मोबाइल के माध्यम से शुरू की थी कि हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल हो, दूरस्थ गांव में भी इंटरनेट का 5G 4G कनेक्शन हो, ताकि वहां पर से बैठकर कोई भी सूचना आदान प्रदान की जा सके या सरकारी योजनाओं का वहीं से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके।
व्हाट्सएप से वो सूचना भेज सके, वो ईमेल के माध्यम से पत्र व्यवहार कर सके, वो पैसों का लेन देन उसके माध्यम से कर सके। तो डिजिटलाइज करना, अनपढ़ व्यक्ति भी मोबाइल चला सकता है, ये बीजेपी करना चाहती थी। और मोबाइल की जो स्कीम डॉक्टर रमन सिंह जी लेके आए थे, वो उसी भविष्य की योजना का एक प्रतिबिंब था कि हम हर हाथ में मोबाइल देना चाहते हैं। हमने टावर नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया था कि जहाँ जहाँ टावर नहीं है वहाँ पहले हम टावर लगाएंगे, फिर मोबाइल देंगे। तो ये योजना थी उसके पीछे। तो हम तो करना चाहते थे, लेकिन कई बार होता है कि जो ज़्यादा चिल्लाता है या घोषणा करता है उसकी बात सुन ली जाती है। तो हो सकता है कि हम अपनी बात वहाँ पर पहुँचा पाने में सफल होंगे। सर 2023 का चुनाव की तैयारी कहीं न कहीं बीजेपी करना शुरू कर दी है और सपने भी बीजेपी वाले देखने शुरू कर दिए हैं कि 2023 हमारा है। 2023 आपका क्यों है, किस वजह से रहेगा? देखिए, 15 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल, ये अब जनता के बीच में इसका मूल्यांकन करने के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि डेवलपमेंट के नाम पर अब गांव में या शहरी क्षेत्रों में लगभग कामों पर विराम लग चुका है। आप सड़कें देख लीजिए कि जो सड़कें बनी थीं और उसमें पैच रिपेयरिंग की आवश्यकता थी, वो गड्ढे भी आज नहीं भरे जा रहे हैं। आज लोग फिर वही पुरानी जो दिग्विजय सरकार की सड़कें थी उस प्रकार की अनुभूति करने लगे। तो आप देखेंगे कि सैंड माफिया, लैंड माफिया जगह जगह आपको उत्खनन करते मिल जाएंगे। शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, ये आपको दिखाएंगे। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि आपकी सरकार में भी ये सब सारे खेल हो रहे थे। नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। ये तो अब महत्वपूर्ण चर्चा का मुद्दा है, मीडिया का इशू है, ये जनता का इशू है। ये तो हम बोल नहीं रहे, तो दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से उनके रेवेन्यू के अधिकारी पीटे जा रहे हैं यदि उसको रोक लेते हैं। वो तो कई यहीं बलरामपुर ज़िले में ही कई तहसीलदारों की पिटाई हो चुकी है और कई जगह पर। तो ये तो अब जन मुद्दा है, इसमें हमारा आरोप नहीं है, वो तो स्पष्ट है। और किस तरीके से शराब की स्मगलिंग हो रही है, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, गांजे के लोग सवार होके आ रहे हैं और पूरे नवरात्र के जुलूस को ही कुचलते हुए निकल जा रहे हैं पत्थलगांव, ये भी देखने को मिल रहा है। चाकूबाजी की घटनाएं रायपुर में सरेराह रोज हो रही हैं। तो यही सारे मुद्दों पर आप लड़ाई करेंगे 2023? निश्चित रूप से धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है जो आज गांव-गांव में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए ये काम कर रही है। 2023 का इलेक्शन होगा और बीजेपी पूरी ताकत के साथ उतरेगी। आपने जो अपना छवि बनाया है पूरे प्रदेश में, आपने कहा भी कि 70% ब्लॉक में आपने रात गुजारी है। आपके चाहने वाले ये जानना चाहते हैं कि 2023 में अनुराग सिंह देव जी का क्या अहम भूमिका रहेगा? देखिए, 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करे और बीजेपी को जनता आशीर्वाद देके सरकार में लाए, ये हम सबका सामूहिक प्रयास है और इसमें हम सब पूरी ताकत से जुटेंगे। और इस ये जो काम है जिसको करना, छत्तीसगढ़ के जनता के हित में, जिस राज्य को बीजेपी ने बनाया था, संवारा था, युवा अवस्था तक पहुंचाया था, उसको युवा अवस्था में बिगड़ने से बचाना है छत्तीसगढ़ को। जो 18 साल 20 साल का ये छत्तीसगढ़ हो गया है, अब 20 साल की स्थिति में बिगड़ने की स्थिति में आ रहा है। तो उस अच्छे युवा को बचा के रखना है ताकि वो अच्छा नागरिक बन सके भविष्य में। आप इस वक्त छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका में हैं। बस बहुत आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका आप सही तरीके से निभा पाने में या निभाने में सफल हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लंबे समय तक विपक्ष में रही है, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे प्रदेश की राजनीति हो। सत्ता का अनुभव तो हमारा बहुत थोड़ा है, या ये कहें कि हम विपक्ष के ज़्यादा अनुभव रखते हैं, सत्ता के कम रखते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बीजेपी विपक्ष की भूमिका को 15-14 एमएलए के बाद भी बहुत मजबूती के साथ निभा रही है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है।
क्योंकि जब तक हाउस में हमारी ताकत भी नहीं है, लेकिन हाउस को हिला के रखने का काम हमारे विधायकगण कर रहे हैं। वहाँ पर धर्मलाल कौशिक जी हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, ब्रजमोहन जी हैं, सारे लोग दमदारी के साथ पक्ष लगातार 3 पंचवर्षीय 3 विधानसभा 3 बार लगातार आपने लड़ा और आप विफल रहे। अब तक आप विधायक नहीं बन पाए हैं सर, मलाल है इस बात का? देखिए, हार तो दुखद होती ही है स्वाभाविक रूप से, लेकिन देखिए मैंने कहा ना कि मैं क्विट करने वाला नहीं हूँ, कि जैसे कुछ लोग रहते हैं कि बच के निकल जाना, कि मैं हारूं नहीं, बस मेरी मतलब मैं जीत का ही सेहरा बांधूंगा, इस भावना के साथ मैं काम नहीं करता हूं। और मैंने पहले कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए या नहीं लड़ने के लिए नहीं आया हूं बीजेपी में। मैं एक एजेंडा के तहत काम कर रहा हूं और वो मेरा मिशन है, उसको लेकर काम करता हूं मैं। और जहाँ तक जीत हार का प्रश्न है तो परिस्थितियाँ रहती हैं, उस पर है। लेकिन मैं बताया आपको कि मैं 55,000 वोट पहले पाया था, 65,000 बाद में पाया हूँ। तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है। वो आंकड़ों में कहीं कम अंतर हो सकता होगा। इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ आपके कार्यकर्ता भी देख रहे होंगे और प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। चलते चलते आखिरी मैसेज, आखिरी संदेश आपकी तरफ से क्या होगा? नहीं, संदेश तो मेरा यही है कि हम लोग जो भी काम करें वो पूरे ताकत से करें, पूरे शिद्दत से करें, और सभी व्यक्तियों की भूमिका इस देश के और इस समाज के निर्माण में आवश्यक है। यदि हमारा पारिवारिक धर्म है, यदि हम परिवार के दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो हमको सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करना है, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि हम समाज की चिंता नहीं करेंगे, पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे, तो हमारी भावी पीढ़ी उसका लाभ जो प्राप्त करना है वो नहीं कर पाएगी। और इसलिए अपना सामाजिक जीवन जीते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए हमको पर्यावरण और समाज, ये दोनों के हेल्थ की चिंता बहुत करना आवश्यक है। अनुराग सिंह देव जी, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी और इतनी गहरी और बहुत ही बेहतरीन बातचीत की, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। अभी आप देख रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी से, और इनकी निजी ज़िंदगी और कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। बहुत अच्छी बातचीत रही। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।